नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी सीसी मेंबर सहित 14 नक्सलियों को मार गिराया। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट के पास हमारे सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। 1 हफ्ते के अंदर ही नक्सलियों के साथ 2 बड़ी मुठभेड़ हुई है और हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रही है। माओवाद एक कैंसर की तरह है, हम इसे समूल नष्ट करने में सफल होंगे और हम पीएम और गृह मंत्री के संकल्प को पूरा करेंगे। मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना के अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट में माओवादियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुई है और अभी तक 1 दर्जन से अधिक माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है और 1 हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। निश्चित रूप से माओवाद जो कैंसर के रूप में है, इसको समूल नष्ट करने में हम लोग सफल होंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है उसका पूरा करेंगे और मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों की अदम्य साहस को नमन करता हूं और उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए बुधवार से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, लेकिन अभी तक भाजपा एवं कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है। इसे लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि नगरीय निकायों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोगों में चुनाव को लेकर भारी उत्सुकता है। शहर की जनता विकास के लिए व्याकुल है, जन सुविधाओं के लिए व्याकुल है। पिछले 1 साल में हमारी सरकार ने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का जो काम किया है, जिस तरीके से शहरों को सुव्यवस्थित विकास, शहरों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था और जल व्यवस्था को लेकर काम किया है, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो काम किया है, निश्चित रूप से इस नगरीय निकाय चुनाव में शहरों में कमल खिलेगा और बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के महापौर और अध्यक्ष बनेंगे। डिप्टी सीएम साव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आम जनता कांग्रेसियों के आपसी झगड़े का आनंद ले रही है। नगरीय निकायों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और लोगों में इस चुनाव को लेकर भारी उत्सुकता है। शहर की जनता विकास के लिए व्याकुल है, जन सुविधाओं के लिए व्याकुल है और पिछले 1 साल में हमारी सरकार ने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का जो काम किया है, जिस तरीके से शहरों के सुव्यवस्थित विकास, शहरों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था, जल की व्यवस्था को लेकर जो हमने काम किया है, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम किया है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में शहरों में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से महापौर और अध्यक्ष बनेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास ही है, एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार ही संचालित करती है। जब बड़ा परिवार, बड़े नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर परिवारवाद चलाते हैं तो नीचे स्तर पर भी स्वाभाविक रूप से उनको लगता है कि ये चलेगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस में आपसी झगड़े हैं, अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वो लोरमी हो, बिलासपुर हो, सब जगह ये आपस में लड़ने ही वाले हैं, पर जनता इस सब का आनंद ले रही है और जनता ने तय कर रखा है इन्हें घर बिठाने का, ताकि ये आपस में लड़ते रहें। जो शहरों के विकास का काम है वो काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, तो शहर की जनता विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, संभाग स्तर की बैठकें संपन्न हो गई है। आज जिले की चयन समिति की बैठकें हैं और कल संभाग की चयन समिति की बैठकें हैं, तो समय पर प्रत्याशियों की चयन भारतीय जनता पार्टी कर लेगी
और समय पर सभी घोषित प्रत्याशियों के नामांकन हो जाएंगे। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चला है। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के लिए किए गए कार्यों की जानकारियां दी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार ने 13 में मोदी की गारंटी पूरी की, जबकि कांग्रेस ने विकास को जो अवरुद्ध किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने निकायों की ऐसी दुर्दशा की थी कि बिजली, पानी, लाइट के लिए लोग तरसने लगे थे। नल के टोटी लगाने के लिए पैसे नहीं दिए, जबकि पार्षदों ने अपने पैसे से लगवाए। कांग्रेस ने शहरों की दुर्दशा करने का काम किया। अधिकांश निकायों के अध्यक्ष और महापौर कांग्रेस के थे, फिर भी हमने विकास के लिए 7,373 करोड़ रुपए दिए। श्री साव ने कहा, छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्ष में शहरी क्षेत्रों में भी कांग्रेस का कब्जा था और कांग्रेस के कार्यकाल में शहरों की हुई दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं और इसलिए हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, निर्णय लिया है। वहीं ये हमारे राज्य का रजत जयंती वर्ष है। 25वां वर्ष हमारे राज्य को स्थापित हुए हुआ है और मुझे लगता है कि ये जो वर्ष है 2025 विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की आधारशिला इस वर्ष में रखी जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को बनाने का काम इस वर्ष में हम करने जा रहे हैं और इसीलिए अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किया है और यह हमारा रजत जयंती वर्ष भी है। और जिस छत्तीसगढ़ का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, यूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अलग छत्तीसगढ़ राज्य का गौरव मनाते हैं। ये गौरव मनाने का अवसर जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें दिया, हमारी सरकार बनने के बाद हमने विधानसभा में घोषित किया था कि हम सभी नगरीय निकायों में अटल जी की स्मृति को अक्षुण्य बनाए रखेंगे, उनके योगदान को अक्षुण्य बनाए रखेंगे और हमने सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर निर्माण का निर्णय लिया है। कई स्थानों पर निर्मित हो गया है, मैंने स्वयं उसका लोकार्पण किया है। बिल्हा में, सरगांव में और बाद में चकरभाठा में भी लोकार्पण हुआ है। बाराद्वार, बिलाईगढ़, ऐसे अनेक स्थानों पर अटल जी की प्रतिमा निर्मित भी हो गई है, लोकार्पण भी हो गया है। सभी शहरों में बहुत सुंदर अटल जी के व्यक्तित्व की तरह, उनकी प्रतिभा की तरह अटल परिसर निर्माण, इसके लिए हमारी सरकार ने 46 करोड़ रुपए अलग अलग निकायों को स्वीकृत किया है। नगर निगम के लिए 50 लाख रुपए दिया है, नगर पालिका के लिए 30 लाख और नगर पंचायतों के लिए 20 लाख रुपए की राशि। राज्य की जनता ने 2019 में देखा कि कैसे राज्य की जनता के अधिकार को छीनकर कांग्रेस पार्टी ने नगरीय निकायों में अपना कब्जा जमाया। पर पावर के लिए, सत्ता के लिए कब्जा तो जमाया, पर अपने स्वभाव के अनुरूप सत्ता में आते ही नगरीय निकायों की ऐसी दुर्दशा की कि शहर विकास से महरूम हो गया। बिजली, पानी, सड़क, प्रकाश, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। मुझे तो कई पार्षदों ने ऐसा भी बताया कि
नल की टोटी बदलने के लिए भी नगर पालिका के पास पैसा नहीं आ रहा है। हम अपने जेब के पैसे से नल का टोटी लगा रहे हैं। महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया और हमने देखा है कि किस तरह के हालात पूरे प्रदेश में बने और अब हमने जनता को उसका अधिकार वापस दिया है। ये विष्णु के सुशासन का एक बड़ा काम हमने किया है कि जनता को उसका अधिकार दिया है कि वे अपने पसंद के व्यक्ति को महापौर चुने, अपने पसंद के व्यक्ति को नगर सरकार का मुखिया अध्यक्ष बनाए। ये अधिकार जनता को हमने दिया है ताकि वो जो सरकार बने जनता के प्रति जवाबदेह हो, जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझे और इसलिए प्रत्यक्ष प्रणाली से हमने चुनाव कराने का निर्णय किया है। आज रायपुर में एक नालंदा परिसर का निर्माण हमने किया था। उसकी लोकप्रियता देखी, उसका लाभ देखा। नालंदा परिसर में पढ़कर 250 से अधिक अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षाओं में चयनित हुए। पीएससी, यूपीएससी में हमने तय किया हमारे छत्तीसगढ़ के सब क्षेत्रों के बच्चे इस तरह की सफलता अर्जित करें। 22 नालंदा परिसर के निर्माण की स्वीकृति दी और उसका काम हमने आगे बढ़ाया है। ये युवाओं के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। आज जिस प्रकार से शहर एक बार फिर स्वच्छता के दिशा में बढ़ा है, विकास के दिशा में बढ़ा है, जन सुविधाओं के दिशा में बढ़ा है, हम राज्य के शहरों को साफ, सुंदर, सुविधापूर्ण बनाना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने शहर के प्रति गर्व हो, हर एक व्यक्ति को लगे कि मैं अपने शहर में सम्मानजनक ढंग से रह रहा हूं। ऐसी सुविधाएं और इस तरह की शहर छत्तीसगढ़ का बनाने का संकल्प लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रदेश की जनता ने विधानसभा में ऐतिहासिक जनमत दिया भारतीय जनता पार्टी को। पहली बार 46.27% वोट दिया, 54 सीटें दी और लोकसभा में आशीर्वाद दिया, 11 में से 10 सीटें दी। और रायपुर दक्षिण तो ये नगरीय निकाय चुनाव का एक सैंपल है। रायपुर दक्षिण शहरी सीट है। जितनी वोट कांग्रेस को नहीं मिली, कांग्रेस को कितनी वोट मिली थी, उससे ज्यादा वोटों से हमारा प्रत्याशी जीता। यह शहर की जनता का मूड बताता है स्पष्ट रूप से। हमारे काम से शहर की जनता कितनी प्रसन्न है, कितनी खुश है और इसलिए राज्य के सभी नगरीय निकायों में कमल खिलेगा। राज्य के हमारे निकाय विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपके बीच में अपनी बात मैंने रखी है। एक मिनट आपसे अनुरोध। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव के ऐलान पर कांग्रेस को आपत्ति है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रिजल्ट एक साथ जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी सरकार पर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की भी आशंका जताई। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कई विभागों में भर्तियां चल रही है, पुलिस आरक्षक भर्ती चल रही है। उन्होंने राजनांदगांव में पुलिस भर्ती में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पुलिस भर्ती नियम बदला और भ्रष्टाचार किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को बर्खास्त करना सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। नौकरी की मांग करने वाले महिला शिक्षकों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है वह आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ओबीसी वर्ग को अधिकारों से वंचित कर दिया गया, जिसे लेकर इस वर्ग में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। वह इस चुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को अगर हार का डर नहीं सताता तो मुझे लगता है कि दिसंबर में चुनाव करा लिए। हार का डर किसे सता रहा है वो साफ साफ और स्पष्ट दिख रहा है। देखिए, हम ओबीसी आरक्षण पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम ओबीसी आरक्षण पर ओबीसी समाज और ओबीसी
वर्ग के लोगों का हक और अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। जो हक और अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण में दिया, इसलिए हम लगातार कहते आए कि हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण हमको चाहिए। ये हम लोगों ने साफ साफ किया। आप देखेंगे बिना आकलन के, क्या बस्तर में इन्होंने आकलन किया था? क्या इन्होंने सरगुजा आकलन किया था कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में फायदा होगा या नुकसान होगा? मैदानी क्षेत्रों में भी जितना फायदा होना था उतना हुआ नहीं। अगर ऑल ओवर देखें, जितना फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान ओबीसी वर्ग को हुआ है। बहुत से जनपद, जिला पंचायतों में जीरो है, ग्राम पंचायतों में जीरो है। जहां 25% हमारी सरकार में आरक्षण थी, वो जीरो हो चुकी है। पंच तक नहीं लड़ पाएंगे, जनपद नहीं लड़ पाएंगे, जिला पंचायत नहीं लड़ पाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। मतलब उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय धरना भी दिए, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम बड़े नेता और हम लोग जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और लगातार हमारी मांग है कि ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण पहले था वो आरक्षण मिलना चाहिए। इसको मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ रही है और कहीं ना कहीं ओबीसी समाज आक्रोशित है इस सरकार के खिलाफ में और पूरी तरह मूड बना चुकी है। वो भी लगातार आंदोलन, चक्का जाम, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और हमने तो बल्कि अध्यादेश जारी करने का सरकार से निवेदन किया है और हमने तो विशेष सत्र बुलाने का भी निवेदन किया है। तो क्यों नहीं बुला रहे? विशेष सत्र बुलाना चाहिए, अध्यादेश पारित कर देना चाहिए ताकि ओबीसी वर्ग को इसका लाभ होता। इसलिए कहीं न कहीं सरकार ओबीसी वर्ग में आक्रोशित है और कहीं न कहीं इस समय सरकार को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपना मन कि पूरे प्रदेश में कुछ जगहों में पुलिस भर्ती, आरक्षक भर्ती हो रही है। राजनांदगांव में बड़ा घोटाला सामने आया है पुलिस भर्ती में। कहीं न कहीं सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए पुलिस भर्ती में बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार किया और इसके साथ ही वन विभाग में भी भर्तियां चल रही है और लगातार आपके मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से रात को भी ये लोग दौड़ करवा रहे हैं, रात को भी शारीरिक मापदंड करा रहे हैं। मतलब आकलन कर सकते हैं कि वन विभाग में भी भगवान भरोसे भर्ती चल रही है और वहां पे भी बड़ा घोटाला हुआ है और लगातार चल रही है। तो वन विभाग की भर्ती को भी रद्द करना चाहिए और उसको भी जांच करनी चाहिए। ये दोनों पुलिस भर्ती और वन विभाग भर्ती में युवा, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ करने का सरकार ने काम किया है। 1 साल में 1 लाख नौकरी का, 5 साल में 1 लाख नौकरी का वादा करने वाली तक नौकरी नहीं दे पाई। सबसे बड़ा विफल हुई है सरकार। वही हमारी और वर्तमान सरकार में नियुक्त बीएड शिक्षकों को बर्खास्त करना, लगभग 2900 शिक्षकों को बर्खास्त कर देना सरकार का सबसे बड़ा विफलता है। लगातार अपनी समायोजन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार वहां धरना प्रदर्शन में उपस्थित महिलाओं के साथ इतना दुर्भावना और ज्यादती कर रही है। वो सोशल मीडिया के पोस्ट में देख के आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की माता बहनों के साथ अमानवीयता व्यवहार ये सरकार और उनकी पुलिस कर रही है। आवास देने का वादा करने वाली सरकार नगरीय निकाय क्षेत्रों में जाएंगे, अभी तक साल भर में एक भी आवास स्वीकृति नहीं हो पाया है, एक भी आवास नहीं बन पाया है। सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। शहरी क्षेत्रों के लिए कोई भी काम नहीं हुआ 1 साल में, बल्कि हमारी सरकार में जो फंड शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए दिया था उस फंड को वापस लेने का काम ये सरकार किया है और शहरी क्षेत्रों का विकास को पूरी तरह से इस सरकार ने रोक दिया, विकास को अवरुद्ध कर दिया। भाजपा का घोषणा पत्र में 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा करने वाली अभी तक साल भर हो चुका है, एक भी सिलेंडर नहीं दे पाया है। हम जनता से जाके पूछेंगे इन मुद्दों को सिलेंडर मिला कि नहीं मिला, ये भी सबसे बड़ा हमारा मुद्दा रहेगा। और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी सरकार ने जब जमीन की रजिस्ट्री की गाइडलाइन में 30% छूट का प्रावधान रखा था ताकि मध्यम और गरीब परिवार को इसका लाभ मिल सके, लेकिन सरकार आते साथ ही 30% जमीन की रजिस्ट्री शुल्क को इन्होंने खत्म कर दिया और गरीब और मध्यम परिवार को कहीं न कहीं
उनको बोझ डालने का काम इस सरकार ने किया है। ये भी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए रहेगा। और इसी के साथ भाजपा सरकार छोटे प्लाटों में 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री को बंद करने जा रही है, जो हमारे सरकार में लागू हुआ है। ये भी हमारे लिए बड़ा इशू है। और आपको तो पता है, 1 साल में जो हमारी बिजली बिल आप योजना थी उसको इन्होंने बंद कर दिया, और आज बिजली बिल जो पहले की तुलना में 2 गुना ज्यादा बिल पटाना पड़ रहा है उपभोक्ताओं को, बिजली बिल इस सरकार ने आते साथ ही महंगा कर दिया। ये हमारा बड़ा इशू रहेगा। रेत के दाम 6 गुना बढ़ गए, सीमेंट की कीमत 5 बार बढ़ चुका है अभी तक का लगातार। भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, उनके लोग ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया इन्होंने, तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना बंद कर दिया, कोदो कुट की रागी जो आदिवासी क्षेत्रों में पैदा होती है उनको खरीदी बंद कर दी। इस तरह से, और सबसे बड़ा अंतिम और बड़ा मुद्दा हमारा कानून व्यवस्था। अब 1 साल में आप देखेंगे बस्तर से लेकर सरगुजा तक, जहां तक बात करें राजधानी, सुरक्षित नहीं है। गैंगस्टर, आउट ऑफ स्टेट के गैंगस्टर यहां पैर पसार चुके, अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका, और लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, दिन दहाड़े गोलीबारी चरम पर है। राजधानी में हर दूसरे दिन हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी आम हो चुकी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बढ़ती अपराध चरम पर है, और अपराध को रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कल ही हमने कहा कि 4 चरणों में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। नगरीय निकाय का परिणाम 15 तारीख को आएंगे, और पंचायत चुनाव का परिणाम 18, 21 और 24 फरवरी को। हम लोगों ने कल ही सवाल उठाए, आज फिर हम कह रहे हैं कि एक ही महीना में, फरवरी महीने में नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा है। 15 फरवरी को परिणाम घोषित हो रहे हैं, और वहीं पे 18 फरवरी को और 21 और 24 फरवरी को पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित होंगे। मतलब सीधा सीधा है कि एक ही दिन में आप आचार संहिता लगा रहे हैं, नामांकन भी सेम डेट पे आप नॉमिनेशन भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप परिणाम 15, 18, 21 और 24 तारीख को घोषित कर रहे हैं। मतलब क्यों? क्योंकि ये 4 स्टेज में अगर परिणाम घोषित करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता में परिणाम का असर होगा, और कहीं ना कहीं सरकार दुरुपयोग इसका करेगी। इसलिए हम लोगों ने मांग की है चुनाव आयोग को कि कल हम लोगों ने पत्र लिखे हैं चुनाव आयोग को कि परिणाम 15 तारीख, 18 तारीख और 21 तारीख को रोका जाए, और सीधा सीधा 24 तारीख को, 24 फरवरी को एक साथ परिणाम घोषित किया जाए, ताकि मतदान और जनता को प्रभावित न कर सके। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए इस न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस, और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा,
स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट स्थित जंगल में सोमवार को हुई मुठभेड़ में मारे गए 14 नक्सलियों के शव को लेकर जवान जिला मुख्यालय पहुंच चुके हैं। जवानों ने मुठभेड़ के दौरान 1 करोड़ के इनामी नक्सली केंद्रीय कमेटी सदस्य जयराम उर्फ चलपति को मार गिराया है। इसके अलावा सेंट्रल कमेटी का सदस्य मनोज और स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य गुड्डू भी मारे गए हैं। मनोज पर 1 करोड़ तो गुड्डू पर 25 लाख रुपए का इनाम था। मनोज ओडिशा राज्य प्रमुख भी था। ये पहला मौका है जब गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जवानों के लौटने के बाद रायपुर आईजी अमरेश कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे ऑपरेशन की जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के पास से SLR राइफल और ऑटोमेटिक हथियार समेत भारी मात्रा में नक्सल सामग्रियां बरामद हुई है। मुठभेड़ में मरने वालों में महिला नक्सली भी शामिल हैं। अन्य नक्सलियों की पहचान की जा रही है। घेराबंदी मजबूत थी, ऑपरेशन काफी अच्छे से चलाया गया, काफी क्लोज मॉनिटरिंग की गई पुलिस मुख्यालय स्तर पर, रेंज स्तर पर, जिला स्तर पर और उपलब्ध जो अधिकारी हैं यहाँ पे अभी सबके स्तर पर, और उसका नतीजा निकला कि इतना अच्छा ऑपरेशन हो पाया। सर, एक बड़ा सीसी मेंबर भी मारा गया करोड़। इनपुट्स हैं कि मरे हुए नक्सलियों में से कोई बड़ा काडर भी है, हालांकि उसके आइडेंटिटी के बारे में, उसके रैंक के बारे में अभी वेरिफिकेशन जारी है। नक्सलियों ने काफी घटनाएं की हैं
और उसके लिए एफआईआर का अध्ययन करना पड़ेगा। बट इसमें काफी खूंखार लोग हैं जिन्होंने काफी घटनाएं की होंगी। ये संख्या सर अभी सर्चिंग क्योंकि जारी है? सर्चिंग जारी है, फायरिंग भी जारी है, तो संख्या कल बढ़ने की उम्मीद है। कल सर्चिंग हम लोग जारी रखेंगे। आपने पंचायत चुनाव को लेकर भी बताया सर? जो दस्तावेज प्राप्त हुए उसमें पंचायत चुनाव का जिक्र है, तो उसको विफल करने, बाधित करने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे नक्सलियों के द्वारा, वो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। हम लोग उसके अध्ययन करके अपनी रणनीति बनाएंगे। हथियार सर कौन कौन से? हथियार, एक इंसास, 2 SLR, 2 303, एक रिवॉल्वर, एक BGL लॉन्चर के राउंड्स, काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन और कंट्रीमेड वेपन्स बरामद हुए। नक्सली उपस्थित थे तभी मारे गए। बहुत बड़ी सफलता है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग इस जिले को, इस क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त कर पाए। सर पिछले दिनों बीजापुर में भी मुठभेड़ हुआ था, क्या लगता है कि उस क्षेत्र के जो नक्सली हैं वो धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये ग्रुप यहीं का ग्रुप था, इसी एरिया में कार्यरत था और ये वही लोग हैं। और जाहिर सी बात है कि बस्तर से इधर जाने का वो अलग सिलसिला है, वो माइग्रेशन और उसके ऑपरेशन वो अलग विषय है। ये सर उड़ीसा आप लोग का ज्वाइंट? जी हाँ, ज्वाइंट ऑपरेशन। आगे आगामी भी इस तरह से? हाँ, हम लोग लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन करते रहते हैं। कवर्धा जिले के दुलापुर स्कूल के छात्रों ने मंगलवार को प्राचार्य मैडम को हटाने की मांग को लेकर धरना दे दिया। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज छात्र छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया और जिला शिक्षा अधिकारी पर प्राचार्य को बचाने का आरोप लगाया। दरअसल कुछ दिन पहले पंडरिया विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुलापुर के छात्रों ने प्राचार्य की शिकायत कर बताया था कि प्राचार्य मैडम बच्चों से टॉयलेट साफ करवाती है। को बोला था कि राजनीति मत करो बेटा, मेरे को बोलते हैं उल्टा। क्या मैं राजनीति करने के लिए आऊँ सर? इतना बोर्ड एग्जाम है, राजनीति करना हो तो मैं विद्यालय में कर सकता था। भ्रष्टाचारी पूरा सर सब बिक रहे हैं, कोई सही नहीं है सर। जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के पंडरापाठ पुलिस चौकी क्षेत्र में 2 अलग अलग गांव से दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं, जहां शराब के नशे में धुत 2 पतियों ने अपनी पत्नियों की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों मामलों में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जशपुर SSP शशि मोहन सिंह ने बताया कि पहली घटना ग्राम पंडरापाठ के कमरिया माझापारा की है, जहां आरोपी पति राकेश राम ने अपनी पत्नी सरस्वती बाई का गला दबाकर हत्या कर दी। तो वही दूसरी घटना पंडरापाठ के ग्राम सरधापाठ की है, जहां 27 वर्षीय शनि राम ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी सरिता बाई की हत्या कर डाली। दोनों घटनाओं पर SP शशि मोहन ने बताया कि ये अपराध शराब के नशे में अंजाम दिए गए। दोनों मामलों में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जशपुर जिले में बढ़ती ऐसी घटनाएं चिंताजनक है। नशा न केवल परिवारों को बर्बाद कर रहा है, बल्कि लोगों की जान भी ले रहा है। चौकी पंडरापाठ के 2 गांव कामारीमा माझापारा और सरधापाठ, इन 2 गांवों में 2 दिन में लगातार हत्या की वारदात हुई और दोनों में कॉमन बात ये थी कि दोनों में पतियों ने पत्नियों की हत्या की और दोनों ही स्थिति में घरेलू विवाद और शराब का नशा ये कारण था। पहले मामले में आरोपी राकेश राम को गिरफ्तार किया गया
और जो घरेलू विवाद, मेहमान आए हुए थे, शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने पत्नी की हत्या की। जो दूसरा मामला है सरदापाट का, जहाँ पे आरोपी शनि राम को गिरफ्तार किया गया है। पत्नी मायके में ही रहती थी, वो उससे मिलने आया करता था सीतापुर से, और पत्नी ने कहा कि मैं अब यहीं रहना चाहती हूँ। इस बात पर उसने विवाद किया और बहुत ही वहशियाना तौर से उसके ऊपर प्रहार किया और इसके कारण पत्नी की मृत्यु हो गई। इस दोनों मामले में जो चीज़ें नज़र आ रही है वो है शराब का अत्यधिक नशा, और चूँकि ये ट्राइबल एरिया है, हर घर में 5 लीटर शराब बनाने की छूट है, तो इसका फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस का ये प्रयास रहता है कि अगर कोई व्यावसायिक तरीके से शराब बेचता है तो ही हम उस पर कार्रवाई कर पाते हैं, अदरवाइज जागरूकता के माध्यम से हम लोगों के बीच में मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि शराब का जो सेवन है वो कम से कम लोग करें, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। था एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांकेर जिले के पखांजूर थाना क्षेत्र में भांजे ने फर्जीवाड़ा कर मामा के 50 लाख रुपए इंश्योरेंस की राशि हड़प ली। मामले की जानकारी मिलते ही मामी थाने पहुंची और शिकायत की, लेकिन मामला पारिवारिक होने की वजह बताकर एफआईआर दर्ज नहीं की गई और कोर्ट जाने की सलाह दी गई। बांदे कॉलोनी के नया पारा निवासी पीड़िता बनानी ने कहा कि भांजे गुरुचांद और भतीजा निरंजन हालदार ने षड्यंत्र कर पूरा खेल रचा है। फर्जी दस्तावेज और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उन्होंने पैसा आहरण कर लिया। उनके पति की मृत्यु प्राइवेट अस्पताल में हुई थी, लेकिन इन दोनों ने ग्राम पंचायत से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर पैसा निकाल लिया। बनानी हलदार नया पारा सावेर बांदे से बोल रही हूँ। मैं मेरे पति का इंश्योरेंस मेरा भांजा और मेरा भतीजा दोनों मिलके धोखे से नहीं किया, मेरे पास से दस्तखत करके वो लोग धोखे से उठा लिया 50 लाख रुपए। कौन कौन है वो गुरुचंद मंडल और निरंजन हलदार। निरंजन हलदार कौन है? भतीजा है। भाजपा का कुछ नेता है क्या? हाँ। किसके नेता है? भाजपा का नेता। भाजपा का नेता है। हाँ। नॉमिनी में मेरे पति के नाम पे बनाया, लेकिन नॉमिनी में ये गड़बड़ किया कि नॉमिनी वो बन गए धोखे से बन के वो पैसा मेरे पास से दस्तखत करके वो पैसा उठा लिया। नहीं, पहले नहीं बताया, बाद में बताया कि मैं ऐसा हो गया मामी, तो मुझे नहीं क्या धोखे से मैं नॉमिनी बना, आप ये करो, मैं आपको पैसे दे देता, लेकिन मेरे को पैसे वैसे नहीं दिया। अब पैसा मांगने से क्या बोलता वो? नहीं देंगे। मैं यहाँ पे थाने पे दिया हूँ और एसपी ऑफिस कांकेर में दिया हूँ, एसडी ऑफिस पखांजूर में भी दिया हूँ। यहाँ के विधायक को भी बताए? नहीं। विधायक के पास जाएंगे? अभी जरूर जाएंगे, नहीं मिला तो कैसे उठा लिया तो मैं जरूर जाऊंगी उसके पास भी। चुनाव की सरगर्मी बढ़ते ही सभी दलों में उथल पुथल का दौर शुरू हो चला है। इसी तर्ज में कांग्रेस और भाजपा की तरह आम आदमी पार्टी ने भी अपना मोर्चा खोलते हुए नगरीय निकाय चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू दुर्ग पहुंचे, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है, जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपनी उपस्थिति देकर पार्टी को मजबूत बनाने की कवायदें शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में दुर्ग दौरे पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू और प्रदेश महासचिव वदूद आलम का आगमन हुआ। और संजीत जी जंगल में चले जाते हैं, तो यहाँ भी मीटिंग कर रहे होंगे और आप सभी साथियों को मैं निरंतर देखते रहता हूँ और आप लोग बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, पार्टी को जागृत कर रहे हैं, लोगों पे जा रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य ही है। इस मौके पर दुर्ग जिला अध्यक्ष संजय सिंह एवं समस्त पदाधिकारियों द्वारा 51 किलो की माला से प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू द्वारा दुर्ग शहर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आपके कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। क्योंकि कांग्रेस भाजपा के लोग ही आपको डराएंगे कि आपके तो पूरे पार्षद प्रत्याशी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन बिल्कुल मन में संकोच नहीं करना है। इतना मान लीजिए कि जितने भी प्रत्याशी हमारे उतरेंगे पूरे के पूरे जीत कराएंगे। आश्वस्त है हम लोग इस बात से, मजबूती से लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। तो मैं यही सभी से आप सभी से निवेदन करूंगा कि चुनाव में बिल्कुल जुटे रहिए, समय बिल्कुल नजदीक है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी द्वारा दुर्ग के तकिया पारा स्थित मुस्लिम हॉल में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के पदाधिकारी, लोकसभा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड सचिव सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान बैठक में चुनाव प्रभारी अरुण नायर, प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा और संभाग प्रभारी घनश्याम चंद्राकर ने सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट पर जीत दर्ज कराने का आश्वासन जताया। इस संबंध में शामिल लोगों ने प्रतिक्रिया दी। उत्साह है और काफी सारे जो संभावित प्रत्याशी हैं उन्होंने आवेदन भी प्रस्तुत किया है। आज बहुत सारे लोगों ने कई लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन भी किया। हम महापौर के प्रत्याशी के साथ दुर्ग नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे। अभी तक महापौर पद के लिए 3 आवेदन आ चुके हैं और
पार्षद के लिए लगभग 20 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। देखिए इस बार नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आएंगे और निश्चित ही आम आदमी पार्टी की एंट्री होगी, क्योंकि कांग्रेस भाजपा के जो काम करने के तरीके हैं उससे जनता पूरी तरह से परिचित हो चुकी है और आम आदमी पार्टी के काम को पसंद कर रही है जनता, और निश्चित ही इस बार जीत दर्ज कर नगर निगम में उपस्थिति दर्ज कराएगी। देखिए जितने भी प्रत्याशी हमारे उतरेंगे चुनाव में निश्चित ही जीत कर आएंगे, क्योंकि जनता चाह रही है कि आम आदमी पार्टी के लोग आए और अपना काम करने का तरीका दिखाएं और अपना काम करने की शैली जनता के बीच में रखें। देखिए जो प्रत्याशियों की योग्यता है निश्चित ही साफ सुथरी छवि के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को और एक जो समाज में अच्छी धारणा रखते हैं ऐसे लोगों को आम आदमी पार्टी मौका देती है। और कांग्रेस भाजपा की तरह नहीं कि किसी को भी उठाकर हमने कहीं भी बैठा दिया, ऐसा आज तक आम आदमी पार्टी में नहीं हुआ है। आज प्रथम बैठक था दुर्ग में और यहाँ के साथियों का जोश और खरोश देख के लगता है कि दुर्ग नगर निगम में हमारा खाता भी खुलेगा और हमारा यहाँ सत्ता पे काबिज भी होंगे हम लोग नगर निगम में। पूरी है, कार्यकर्ता सब वार्ड में लगे हुए हैं और आज भी बहुत सारे साथी आ नहीं पाए हैं, वार्डों में अपनी तैयारी कर रहे हैं नामिनेशन के। महापौर पद पे भी हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे और वार्ड में भी लड़ेंगे। देखिए मुद्दे इतने सारे हैं आज़ादी के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने छीछा लेदर कर रखा है, जो गड्ढे छोड़ रखा है, नाली के अव्यवस्था छोड़ रखा है, बिजली के टूटे खंभे पड़े दिख रहे हैं, पानी का टोटी नहीं है, नल पेयजल का समस्या है, साफ पीने पानी को नहीं है, न स्कूल में ताले बंद हैं, स्कूल में शिक्षक नहीं है। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग जनहित मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और उनसे सेवा का अवसर मांगेंगे। देखिए जितने अभी प्रत्याशियों का नाम आते जा रहे हैं लगातार और तमाम जितने भी आ रहे हैं उनका हम डिक्लेयर करते जाएंगे। 1-2 दिन के अंदर हमारी घोषणा भी हो जाएगी और बाकी भी दलों से लोग लगे हुए हैं जो कांग्रेस के भाजपा के, पर वो हमारे दल से प्रभावित होकर के हमारे साथ आकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं। वो भाजपा का प्रोपेगेंडा है, हमारा जो हमने कथनी किया है वही हमारा करनी है। आज बैठक दुर्ग नगर निकाय चुनाव को लेकर के हुआ है। इसके लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय गोपाल साहू जी उपस्थित हुए हैं और उनकी उपस्थिति निश्चित ही हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके मनोबल को बढ़ाएगा, उनमें उत्साह भरेगा। और दुर्ग की जो हमारी टीम है वो अभी नगर निकाय चुनाव को लेकर के काफ़ी उत्सुकता दिखा रही है और निश्चित ही इस बार हम जीत करके आएंगे। प्रत्याशी उतारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास फिलहाल 20 से 25 प्रत्याशियों के नाम आ चुके हैं। कल परसों में हमारी लिस्टिंग भी जारी हो जाएगी कि हमारे कौन कौन से वार्ड में कौन कौन से प्रत्याशी को उतारा जाना है। आपका परिचय? मेरा नाम गीतेश्वरी बघेल, लोकसभा अध्यक्ष दुर्ग, आम आदमी। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कारण नगरीय निकाय में जनता विकास से वंचित रही। अब भाजपा जनता के सपनों को पूरा करेगी। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां बढ़ने लगी है। इसी के चलते कांग्रेस और भाजपा खेमे में महापौर पद और पार्षद पदों को लेकर काफी गहमागहमी नजर आने लगी है। इसी कड़ी में दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में शहर विधायक गजेंद्र यादव, ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर अपनी जानकारी दी। जो हमारे खुदी है, हमारे जो सियान है, हमारे जो जिनको हम लोग अपने बड़े मानते हैं, ऐसे तमाम लोगों का सेवा अब ये सरकार करेगी। ये तमाम विषय को लेके और आज हमारा जो जितने भी प्रमुख हमारे जो संकल्प पत्र थे, हमारे संकल्प पत्र में शहर के विकास में कांग्रेस को बाधा मानते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा नगरीय निकायों में विकास का नया अध्याय लिखेगी और साथ ही कहा कि नगरीय निकायों में कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जनता हलाकान है। भाजपा के आने से जनता का पैसा जनता तक पहुंचेगा। लोगों, चाहे वो कोई भी धर्म जाति का हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, प्रति व्यक्ति सालाना उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा और उनका 5 लाख रुपए का इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में होने जा रहे नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मूलतः उस विश्वास को जनादेश में बदलने के लिए है जो विश्वास हमने अपने पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में हासिल किया है। हमने पिछले महीने ही जनादेश पर्व में विश्वास का 1 वर्ष पूर्ण किया है। हमने नगरीय निकाय और पंचायत दोनों काम चुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया है। ऐसा कर हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 नेशन 1 इलेक्शन की ओर एक निर्णायक कदम बढ़ा चुके हैं। जो हमारे खुदी है, हमारे जो सियान है, हमारे जो जिनको हम लोग अपने बड़े मानते हैं, ऐसे तमाम लोगों का सेवा अब ये सरकार करेगी। ये तमाम विषय को लेके और आज हमारा जो जितने भी प्रमुख
वहीं छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण पिछड़ा वर्ग आयोग प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक ललित चंद्राकर एवं दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। ये वर्ष प्रदेश निर्माता अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। निसंदेह अटल निर्माण वर्ष में हमारी सरकार अधोसंरचना के क्षेत्र में अधिकाधिक कार्य करेगी और इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे नगरीय निकायों को मिलेगा। सीधी सी बात है, आप सबसे भेंट, आप लोग सबका दर्शन करने के लिए हमने निवेदन किया था। आप सबको धन्यवाद, हमारे निवेदन पे आप सब आए, आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। एक चर्चा थी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, चूँकि ये बताना आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है, विकास के साथ है और जनता के हित के लिए क्या निर्णय हो सकता है उस संबंध में चर्चा करने के लिए हम सब बैठे हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे 1997 की मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्यक्ष प्रणाली एक लाया था हमारे प्रदेश में, जिसको भारतीय जनता पार्टी उस प्रत्यक्ष प्रणाली को अच्छा मानते हुए हमारे यहाँ स्थानीय जब हमारी सरकार छत्तीसगढ़ बनने के बाद डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व सरकार है, उसको मानते हुए लगातार 3 बार हमने प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और पार्षद चुनाव को किया था। लेकिन कांग्रेस, पिछला जो कांग्रेस सरकार, जो भूपेश बघेल की सरकार थी, वो जानबूझकर चुनाव हारने के डर से उस कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही जो प्रस्ताव उस समय के मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित किया था, उसके खिलाफ जाते हुए उन्होंने अप्रत्यक्ष प्रणाली को लागू किया। अप्रत्यक्ष प्रणाली में महापौर कहीं ना कहीं पार्षदों को सेट करने में, पार्षदों को व्यवस्थित करने में ही वो पूरा समय उनका चला जाता है, दबाव में हमेशा रहते हैं। शहर के हित में निर्णय जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता, काम की क्वालिटी में कमी आ जाती है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने फिर से इस छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया कि आने वाला चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव होगा और उसी के अनुरूप, और देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में आह्वान किया है कि एक देश एक चुनाव। हम सब जानते हैं लगातार चुनाव होने से जन लगता है, धन लगता है और लोगों का समय खराब होता है और लोगों को भी बहुत परेशानी होती है। उनको ध्यान में रखते हुए एक देश एक चुनाव प्रणाली को, सिस्टम को देखते हुए पंचायत और नगर प्रशासन चुनाव को एक ही साथ में एक करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। टिकट हम लोग 25 तक हमारे यहाँ पार्टी के निर्देश है कि सारे टिकट को हम घोषित कर देंगे। लेके चुनाव की तारीखें ऐलान हो चुकी है, चाहे वो नगरीय निकाय हो, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। और जैसे हमारी मंशा है हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री का, लोकसभा राज्यसभा में भी एक चुनाव एक ही समय में पूरा हो, एक देश एक चुनाव, उसी को लेके आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य पहला राज्य है जो इसको चरितार्थ करते हुए दोनों चुनाव को एक साथ कराने जा रही है और ये मील का पत्थर साबित होगा। इसमें आम जनता और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर स्तर में राज्य को और समाज को फायदा होगा। इसमें चुनाव, क्योंकि हम लोग आधुनिक समय में धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी के दुनिया में अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा समय, और जिस समय को हम किसी चीज़ में हम लगा सकते हैं उस समय हमारा जायज़ जाएगा। और आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी का टाइम है, उसका युग है, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा और मशीन के द्वारा सुरक्षित है वो प्रणाली। और चुनाव बहुत कम समय में, कम खर्चे में वो चुनाव होता है और पारदर्शिता होता है इसमें। अगर उसको कई बार उसको जांच भी किए हैं, परखे भी हैं, उसमें पारदर्शिता हुआ है। पहले नहीं तो बूथ, जब बैलेट पेपर से होता था, बूथ कैप्चरिंग भी हुआ करता था, समय बहुत लगता था। और इसमें लोकतंत्र में पारदर्शिता से जिस हिसाब से होना चाहिए, इसमें पूर्ण रूप से पारदर्शिता का ख्याल रखा गया। राज्यों में लोकसभा का भी चुनाव हुआ, राज्यों का भी चुनाव हुआ, कई राज्यों में कांग्रेस का भी चुनाव आया या क्षेत्रीय पार्टियों का सरकार आया। अगर ऐसा होना रहता तो हमारी पार्टी की पूरी सरकार बनती अगर मशीन में कहीं कोई गड़बड़ करता। कोई सेंसिटिव नहीं है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ शांत। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।